हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 150 रुपए से भी नीचे ये शेयर आ चुका है और आज हालांकि मार्केट का इतना खराब मूड था कि यहाँ तो ये वाला शेयर तो गिरना ही था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल भी रही है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी ये शेयर 150 रुपए से नीचे आ चुका है। पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगातार डिक्लाइन वाला है। हालांकि एक तेजी आई जरूर थी, 100 रुपए से 209 रुपए पर गया था और जब ये लेवल छू रहा था कई सारे वीडियोस भी थे कि भाई साहब कोई पॉइंट नहीं बनता है, कोई तुक नहीं बनता है इस लेवल पर खरीदारी करने का। रीज़न ये था कि यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो बहुत ही महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये अवेलेबल था, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड था ज़रूर। और अभी अगर आप इसके हायर लेवल से देखोगे तो ऑलमोस्ट 25 से 30% तो ये गिर चुका है। और उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि रिस्क लेना बनता भी है कि नहीं, या फिर अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से गवर्नमेंट कंपनियों ने खूब सारी तेज़ी दिखाई, अब करेक्शन का माहौल तो चल ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर कंपनी जो है वो पहली चीज़ खराब नहीं है फंडामेंटली, आप इसको महंगा कह सकते हो, ठीक है। और जो गिरावट वाला दौर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप देखो तो लगातार ये नीचे की तरफ जा रहा है। पहले कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनना चाहिए, एक बेस बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये 120 रुपए के आसपास जाता है तब आपकी नज़र इसके ऊपर होनी चाहिए। और अगेन वो लेवल भी ऐसा नहीं है कि खरीदारी करने का लेवल होगा। पहले देखो यहाँ पर जो 64 रुपीज़ से जो 120 पे गया था, बाद में गिरकर जब ये 97 पर आया था ना, तब इसने लंबा टाइम लिया था, एटलीस्ट 100 रुपए के आसपास कुछ टाइम बिताया था इसने, उसके बाद तेज़ी दिखाई थी। तो यहाँ पर एटलीस्ट इसको कुछ टाइम एक सपोर्ट बनना ज़रूरी है, किसी लेवल पर एक बेस बनना ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं बनता है मैं वेट करने की बात करूँगा। हालांकि इस लेवल पर मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके तो नहीं ही हैं। और वॉल्यूम का गेम देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होते नजर आए, 3 करोड़ से भी ज़्यादा के। इतना ही नहीं, इसका जो मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और कंपनी में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो पहली चीज़ कि अगर आपकी 200 रुपए की बाइंग है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर बिकवाली करो तो मेरे हिसाब से वो तो नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेश बाइंग की भी जगह अभी तो नहीं बनती है, ना ही बेचने की जगह बनती है अगर आपके पास हो तो। यहाँ पर मैं वेट करने की बात करूँगा, सिर्फ और सिर्फ वेट करने के बाद मैं यहाँ पर आपसे करूँगा। और कंपनी के अगर आप नज़र करोगे, देखिए लोन प्रोवाइड करवाती है कंपनी, और ज़्यादातर उन कंपनियों को देती है जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। सोलार में इनके लोन का 30% का पोर्टफोलियो है, तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का यहाँ पर लोन इन्होंने डिसबर्स किया हुआ है। विंड का भी 22 से 30% का अलोकेशन है। स्मॉल हाइड्रो में भी तकरीबन 12 से 13% का अलोकेशन देखने को मिल रहा है। कंपनी देखो यहाँ पर लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। और देखो आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज नज़र आएगी, बहुत सारी कंपनीज एंट्री करती हुई आपको इस सेक्टर में जो है वो नज़र आ सकती है। और इसका फ़ायदा डेफिनेटली इस कंपनी को मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ भी समझनी होगी कि जो लोन ये लोग दे रहे हैं वो कोई सिक्योर्ड लोन नहीं है। डेफिनेटली वहाँ पर भी एनपीएस होंगे, और एनपीएस होने भी और चांसेस रहेंगे इसके, क्योंकि देखो छोटी छोटी कंपनियां जो होगी उसको ये लोग लोन देने का काम करेंगे, तो एनपीए डेफिनेटली वहाँ पर आपको होने वाले हैं। ये आईआरएफसी नहीं है कि जो रेलवे को लोन दे और सिक्योर लोनों के जो पैसा है वो मिल ही जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर एनपीए के चांसेस बढ़ेंगे। और हालांकि लिस्टिंग से पहले भी थोड़े बहुत एनपीए इन्होंने क्लियर करे थे। और यहाँ पर अगर आप इनके वैल्यूएशन की तरफ नज़र करेंगे तो ये उतना भी सस्ता नहीं है। 35 का पी हो चुका है, और जब 200 के आसपास था तब इसका जो पी था वो 45 से 50 तक चला गया था। और डेफिनेटली वो सस्ता नहीं था, वो महंगा था। 20 का इसका सेक्टर पी है, और यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। अगर आप इनके कंपिटिटर्स की बात करो वैल्यूएशन के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीएफसी का 8 का पी है, आरईसी का 10 साढ़े 10 का पी है। तो देखा जाए तो ये इनके कंपिटिटर्स के मुकाबले ये इरडा का शेयर महंगा डेफिनेटली है, डेफिनेटली ये महंगा है। और यहाँ पर अगर आप इनके फाइनेंशियल देखोगे तो अच्छे हैं, देखो बुरे नहीं हैं। 1,255 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा था अभी लास्ट क्वार्टर में, 335 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, जो कि अच्छा था, अच्छा था। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जिस तरीके से शेयर में तेज़ी आई इतनी नहीं आनी चाहिए थी। देखिए 32 का आईपीओ प्राइस है नवंबर का, ठीक है, 50 पे लिस्ट हुआ,
एंड ऑफ द डे 60 पे क्लोज हुआ, फिर बाद में लगातार भाग के 209 पे चला गया। देखो मैं मानता हूँ कि सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ मतलब यहाँ पर लाया गया था, लेकिन इतना भी आप नहीं कह सकते कि भैया 200 का चला जाइए। इन्होंने डेफिनेटली कुछ रखा था टेबल पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी, लेकिन मतलब 32 से 200 का लेवल जस्टिफाई नहीं कर रहा था और जाहिर सी बात है गिरावट आनी ही थी। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जब लिस्ट हुआ था तब मतलब उससे पहले 3.94% म्यूचुअल फंड के पास थे, प्रमोटर 75% पे थे, डोमेस्टिक 4.59 पे थे और एफ आई यहाँ पर 3.95 पे थे, रिटेल और अदर्स की मिलाकर 12.52% की होल्डिंग पे थे। लेकिन जब ये तेजी आई ना तो सबसे पहले पता है कौन यहाँ से निकले थे, वो थे इंस्टीट्यूशनल्स, और खरीदारी करी थी रिटेल इन्वेस्टर्स ने। यहाँ पर अगर आप दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो रिटेल जो प्रमोटर है उनका तो 75 का है ही, लेकिन रिटेल जो पहले भैया 12.5% पे थे वो 18.5-19 पे आ गए। म्यूचुअल फंड्स भाई साहब 2.87 बिकवाली करी, एफ ने भी जम के बिकवाली करी, यहाँ पर 1.88 पे ये भी आ गए, डोमेस्टिक 1.43 पर आ गए। तो देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ रिटेल और अदर ने खरीदारी करी, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिकवाली ही हमें देखने को मिल रही है। और यही वजह भी है कि शेयर कहीं पर भी रुक नहीं पा रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल्स बाइंग जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। और यही वजह की गिरावट यहाँ पर लगातार जो है वो देखने को मिल रही है, कहीं पर भी ये रुक नहीं रहा है, सपोर्ट मतलब कहीं पर भी बन नहीं रहा है। और अगर आप वैल्यूएशन की भी बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इरडा के मुकाबले इसका जो इनके जो कंपीटर है, जो भी सरकारी कंपनी है आरईसी और पीएफसी, वो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। और यही वजह है कि इरडा का जो शेयर है अगर आप देखोगे तो लगातार डिक्लाइन वाला फेज है। अगर तेजी बीच में आई भी थी तो वापस से गिरावट में वो तब्दील होती नजर आई। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि कंपनी देखो फंडामेंटली ख़राब कंपनी नहीं, अगेन मैं कह दूँ, बस वैल्यूएशन इसके महंगे हैं। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इससे थोड़ा बहुत दूरी बनाना पसंद करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 110-120 रुपये का लेवल आता है तो एक बार फिर से इसको इवैल्यूएट करा जा सकता है कि तब के टाइम पर इसके वैल्यूएशन कैसे हैं, तब के टाइम पर इसके पीई कैसे हैं, और अगर उससे पहले नतीजे भी अगर आ जाते हैं तो वो भी देखना रहेगा कि नंबर्स किस तरीके से आते हैं। ओवरऑल मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा इरडा को लेकर कि जल्दबाजी मत करना, ये मत सोचना कि 210 रुपये से 150 पे आ चुका है तो मैं खरीदारी कर लूँ, जी नहीं। मुझे लगता है कि शायद थोड़े बहुत और करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो सरकारी कंपनियों में लगातार गिरावट का दौर चल रहा है। और यही वजह है कि अभी सरकारी कंपनियों में भी अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। उन सरकारी कंपनी पर नज़र रखिए जो वैल्यूएशन वाइज सस्ते हो, जहाँ पर लॉन्ग टर्म का ग्रोथ आउटलुक भी पॉजिटिव हो। यहाँ देखो कंपनी बुरी नहीं है, इसका भी जो लॉन्ग टर्म का आउटलुक है वो मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन प्राइस वाइज ये इसका वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो ये महंगा ज़रूर है। और मेरे हिसाब से 120-110 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए, उस लेवल पर इसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि तब इसका वैल्यूएशन किस तरीके से है, और तब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पर बेस बन भी रहा है कि अगर वो बनेगा तो बात करेंगे इसके बारे में। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।